राधे राधे आप सभी को। हम अंधेर नगरी नाटक पढ़ रहे थे, तो हमने अंधेर नगरी की भूमिका और परिचय देख लिया है। अंधेर नगरी नाटक में 6 अंक है, हमने 6 अंकों को भी देख लिया है। वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे उपलब्ध मिला होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे नाट्य तत्वों के आधार पे अंधेर नगरी का मूल्यांकन। अंधेर नगरी एक प्रहसन है। साहित्य दर्पणकार ने प्रहसन की जो परिभाषा की थी उसका तात्पर्य है कि प्रहसन रूपक का एक प्रकार है जिसमें संधि, संधंग, लक्ष्यांग और अंक की रचना भाड़ की भांति हुआ करती है। इसका कथानक अधम प्रकृति के व्यक्ति का इतिवृत्त होता है और वह भी कवि द्वारा कल्पित होता है। इसमें आर्भटी नामक वृत्ति नहीं होती और न विस्कंभक और प्रवेशक की ही रचना की जाती है। इसका अंगी रस हास्य रस होता है। इसमें विध्यंग योजना ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं। प्रहसन 2 प्रकार का होता है, पहला शुद्ध प्रहसन और दूसरा संकीर्ण प्रहसन। भरत मुनि ने दोनों प्रकारों को दृष्टि में रखते हुए प्रहसन को विश्लेषित किया। जब भागवत, तापस, भिक्षु, क्षत्रिय आदि का किसी पाखंडी नाम या नीच व्यक्तियों द्वारा परिहास किया जाए तो शुद्ध प्रहसन होता है। लेकिन जब वेश्या, चेट, नपुंसक, विट, धूर्त, बंधकी के अशिष्ट वेशभाषा और चेष्टाओं का अभिनय प्रदर्शित किया जाता है तो संकीर्ण प्रहसन होता है। अंधेर नगरी को हम शुद्ध प्रहसन की कोटि में रख सकते हैं। भारतेंदु ने स्वयं भी अंधेर नगरी को प्रहसन स्वीकार करते हुए लिखा है कि हास्य इसका मुख्य खेल है। नायक राजा या धनी ब्राह्मण या धूर्त कोई भी हो, इसमें अनेक पात्रों का समावेश होता है। यद्यपि प्राचीन रीति से इसमें एक ही अंक होना चाहिए, किंतु अब अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते। इस प्रकार के प्रहसन वैदिक की हिंसा न भवती और अंधेर नगरी आदि हैं। दरअसल भारतेंदु समन्वयात्मक दृष्टि को लेकर चल रहे थे। उन्होंने नाटकों में समयानुकूल जनरुचि के अनुसार प्राचीन के साथ नवीन का समन्वय किया। शास्त्रीय तत्वों के साथ ही बंगला, अंग्रेजी और लोक नाट्य शैली को स्वीकार कर अनेक नाटकीय प्रयोग उन्होंने किए। लेकिन किसी भी पद्धति का अंध ग्रहण या अंध परित्याग उनके यहाँ नहीं मिलता। वे मानते थे कि नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति का ही परित्याग करें। यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो सब प्राचीन रीति व पद्धति आधुनिक सामाजिक लोगों की मतोशिका होगी वे सब अवश्य ग्रहण होंगी। नाट्य कला कौशल दिखलाने को देश काल और पात्रगण के प्रति विशेष रूप से दृष्टि रखना उचित है। पूर्व काल में लोकातीत असंभव कार्य की अवतारणा सभ्यगण की जैसे हृदयहारिणी होती थी, वर्तमान काल में नहीं होती है। हिंदी नाट्य साहित्य में बाबू ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु की परंपरा और प्रयोग की अद्भुत क्षमता को रेखांकित करते हुए लिखा है कि यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम और नवीनता के उस संघर्ष काल में अवतीर्ण हुए थे जबकि प्राचीनता की खिल्ली उड़ाने वाले नवीनता लाने में असमर्थ हो रहे थे। हिंदी का कौन सा रूप सर्वग्राह्य होगा तथा हिंदी के साहित्य के अभाव की पूर्ति किस प्रकार होगी, ये प्रश्न जटिल हो उठे हैं। ठीक इसी समय भारतेंदु ने कर्णाधार बनकर हिंदी को ऐसा रूप दिया, प्राचीनता और नवीनता के साथ इस प्रकार से सुचारू रूप से सामंजस्य किया तथा उसके सभी अभाव की पूर्ति कर इस प्रकार अग्रसर हुए कि तत्कालीन हिंदी संसार प्राचीनता तथा नवीनता दोनों का हिमायती, उनका अनुगामी हो उठा। दोनों ही दलों का एक मंडल उनके चारों ओर घिर गया, जिसने हिंदी के उन्नयन में इनका हाथ बटाया। इस प्रकार भारतेंदु के नाटक का मूल्यांकन केवल आधुनिक नाट्य पद्धतियों की दृष्टि से नहीं किया जा सकता, वरन नाटक के शास्त्रीय तत्वों के निर्वाह की ओर भी दृष्टि उनकी रही। शास्त्रीय तत्वों के विनियोजन के रूप में देखें तो कथावस्तु में कार्यों की अवस्थाओं और संधियों के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। नवीनता की दृष्टि से हास्य, करुण एवं वीर रसों की प्रधानता, समाज संस्करण, देश वत्सलता एवं व्यंग्य की प्रधानता है।
यद्यपि साहित्य दर्पणकार के अनुसार प्रहसन के लिए प्रथम संधि यानी मुख संधि और अंतिम संधि यानी निर्वहर संधि को आवश्यक माना गया है। मुख संधि में कथा या कार्य व्यापार का प्रारंभ होता है और निर्वहर संधि में कथा की समाप्ति या कार्य व्यापार की परिणति होती है। निश्चित ही ये स्थितियाँ अंधेर नगरी में मौजूद हैं। डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी ने उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इसके प्रथम 3 अंकों में मुख संधि है, बीज बीज है। इनके प्रथम 3 अंकों में मुख संधि बीज है। महंत का दोनों शिष्यों के साथ नगर प्रवेश और आरंभ है। गोवर्धन का बाजार को देखकर उत्सुकतापूर्वक आनंद में नाचना और मिठाई क्रय करना ये निर्वहर संधि है। चौथे अंक से छठे अंक तक कार्य रूप में गोवर्धन दास पकड़ा जाता है और फलागम के रूप में छूटता है। इस प्रकार अंधेर नगरी के 6 दृश्यों में समसामयिक यथार्थ को नाटकीयता के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विभिन्न नाट्य तत्वों का सम्मिश्रण और भारतीय मानसिकता के अंतर्विरोध और परिणाम वर्णित हैं। शास्त्रीय प्रतिमानों के प्रति भारतेंदु में कोई दुराग्रह नहीं है। कथापात, कथोपकथन आदि के संदर्भ में उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे जो निर्देश दिए थे वे आज भी महत्वपूर्ण हैं। इस नाटक में सभी आवश्यक तत्वों कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा, देश काल, उद्देश्य और अभिनेता की सफल प्रतिष्ठा हुई है। कथा वस्तु से संबद्ध पहला दृश्य बाह्य प्रांत का है, जहाँ महंत जी अपने 2 शिष्यों, जो पहला दृश्य है वो बाह्य प्रांत का है, जहाँ महंत जी अपने 2 शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ राम भजो राम भजो राम भजो भाई रे गाते हुए मंच पर प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी के भोग हेतु दोनों शिष्य भिक्षा मांगने नगर में जाते हैं। नगर का अत्यंत सुंदर और भव्य रूप देखकर गोवर्धन दास लोगों के धनाढ्य होने का अनुमान लगाता है। वह बहुत खुश होता है कि ढेर सारी भिक्षा मिलेगी। उसकी इच्छा को देखकर गुरु ने उपदेश दिया कि लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल होता है। अब दूसरा दृश्य बाजार का है, जिसमें कबाब वाला, चना जोर, गरम वाला, घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, कुजड़िन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला और बनिया अपना अपना सामान बेचते हुए दिखाई देते हैं। हर चीज़ टके सेर है। गोवर्धन दास भीख में मिले 7 पैसे से 3.5 सेर मिठाई खरीद लाता है। और तीसरा दृश्य जंगल का है, जहाँ एक और महंत जी और नारायण दास, दूसरी ओर गोवर्धन दास मिठाई ले आता है। सारी बातें जानकर महंत जी ऐसी अंधेर नगरी में न रहने की बात करते हैं, लेकिन गोवर्धन दास उनकी बात को न मानकर वहीं रहता है। चौथा दृश्य है कि राज्यसभा का है, जहाँ राजा, मंत्री, नौकर सब बैठे हैं। एक फरियादी अपना न्याय करवाने आता है। कल्लू बनिया की दीवार गिरने से उसकी बकरी दब के मर गई। फरियादी के न्याय हेतु कल्लू बनिया, चूने वाला, भिस्ती, गड़ेड़िया और कोतवाल पकड़ के बुलवाए जाते हैं और अंत में राजा कोतवाल को दोषी ठहराकर उसे फांसी की सजा देता है। ये होता है चौथे दृश्य में। अब आता है 5वां दृश्य। 5वां दृश्य अरण्य में राजा के प्यादे गोवर्धन दास को पकड़ लाते हैं, इसलिए कि कोतवाल दुबला था और फांसी का फंदा बड़ा था। अंतिम दृश्य आता है 6ठा दृश्य, जो शमशान का है, जहाँ राजा के प्यादे गोवर्धन दास के मना करने पर भी उसको फांसी देने पर तुले हैं। वह गुरु जी का स्मरण करता है और गुरु जी नारायण दास के साथ आ जाते हैं। अपने गुरु की युक्ति से वह छूट जाता है और मूर्ख राजा बैकुंठ जाने की आस में फांसी पर चढ़ जाता है और महंत की इस उक्ति के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। इसी उक्ति के साथ नाटक समाप्त होता है। क्या है कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसै जैसे चौपट राज।
इस प्रकार सभी दृश्यों के स्थान भिन्न भिन्न हैं, फिर भी सभी दृश्य एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हैं और कथा को गति देते हैं। उनमें रोचकता और एकान्विति बनी हुई है। एकांकी नाटक की तरह ही इसमें तीव्रता और अभिनयता मौजूद है। राजा अंग्रेजों का प्रतीक है। वास्तव में अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। अंधेर नगरी जो है वो अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। अंग्रेजी राज्य के हाकिम ही घासीराम के चने खाकर लोगों पर दूना टैक्स लगाते हैं। यह हिंदुस्तान का मेवा टके सिर बिकता है। यहाँ जैसे काजी वैसे पाजी हैं। यही दाल मंडी है जहाँ की देवियाँ चूरन की शौकीन हैं और जहाँ अमले चूरन खाकर दूनी रिश्वत पचाते हैं। यही वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके सिर से बिकती है। इसी अंधेर नगरी के राजा को फांसी पर चढ़ाया जाता है। निश्चित ही बाजार दृश्य युग के सच का आख्यान है। अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों का बेबाक खुलासा हुआ है। यद्यपि लोक रंग में रंगा बाजार दृश्य पूरी तरह प्रहसनमय है, पर यह हास्य विदूषक शैली में भोरे ढंग से सिर्फ हंसाता ही नहीं वरन तिल मिलाता है, भीतर तक उद्वेलित कर जाता है। रोचक प्रसंगों के बीच प्रतीकों में दो टूक खरी आलोचना भारतेंदु की खासियत है। अतः उनका नाटक एक ओर अंग्रेजी राज की अंधेर गंदी को प्रत्यक्ष करता है, वहीं भारतवासियों को उनकी काहिला आलस्य अशिक्षा से मुक्ति दिलवाकर राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भी संपृक्त है। भारतेंदु भारतीय जनता के आत्मबोध को जागृत करना चाहते थे। भारतेंदु की यह प्रेरणा तात्कालिक रूप से मूल्यवान थी। उनका दौर जनसंघर्षों का निर्णायक दौर तो था नहीं। उनके दौर तक वस्तुपरक वैज्ञानिक चिंतन का इस रूप में विकास न हो सका था कि वे सीधे संघर्ष को चुनौती देते, लेकिन उनकी यथार्थपरक दृष्टि बराबर भारतीय जनता के भीतर आत्मगौरव और स्वाभिमान पैदा करने के प्रति सचेष्ट थी। सामाजिक जागृति के लिए भारतेंदु ने उन्हीं प्रतीकों और बिंबों को ग्रहण किया जिससे जनता परिचित थी, ताकि वर्णित चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। यद्यपि यह नाटक कथ्य को संप्रेष्य बनाने में पूरी तौर पर सफल है, फिर भी नवीनता और प्राचीनता को सामंजस्य में कुछ तो टेक्निक की गलतियां हो ही जाती हैं। बावजूद इसके वे बराबर नाट्य धरातल पर नए नए प्रयोगों को करते रहें। भारतेंदु ने सिर्फ कलागत प्रयोगों के लिए ही नाटकों की रचना नहीं की, वरन वे बराबर नई नई आधार भूमि खोजते रहे ताकि युगीन सत्य को तल्खी के साथ अभिव्यक्त कर सके। विभिन्न प्रयोगों के द्वारा अधिक से अधिक तीखे ढंग से भारतीय अंधविश्वासी रूढ़िबद्ध जड़ समाज को जागृत कर देशभक्ति और आत्माभिमान के भाव को भरना चाहते थे। यही कारण है संस्कृत, पारसी, अंग्रेजी और लोक नाट्य शैली से यथास्थान लाभ उठाते हैं, जिनमें उनकी दृष्टि बराबर संतुलित और व्यवहारिक रही। चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी अंधेर नगरी नाटक का अपना महत्व है। पात्रों के क्रिया, व्यापार और कथन कथा वस्तु को गति देते हैं, साथ ही ये कथ्य की रोचकता को बनाए रखने में सहायक हुए। इस नाटक में महंत नारायण दास, गोवर्धन दास, कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, कुजड़िन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला, बनिया, राजा, मंत्री, चूने वाला, कारीगर, कल्लू, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल आदि अनेक पात्र हैं। इनमें से अधिकांश चरित्र तो बाजार के दृश्य को जीवंत बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये पात्र समूह में उपस्थित हुए हैं, बावजूद इसके अपनी स्वतंत्र पहचान भी बनाए हुए हैं। इनका अपना महत्व है। हर एक की अपनी भिन्न मुद्रा तथा बोलने का विशिष्ट अंदाज आकृष्ट करता है। ध्वनि आवर्तन पर टिकी उनकी शब्द तरंगे कथ्य को सामाजिकों तक सहज संप्रेषणीय बनाती हैं। इसी प्रकार राजा की हास्यास्पद न्याय प्रणाली को पुष्ट करते हुए कल्लू से लेकर कोतवाल तक अनेक पात्र उपस्थित हुए।
ये चरित्र भी व्यवस्था के चरित्र को जीवंत करने हेतु आए। स्पष्ट है कि स्थितियों के सच को उजागर करने के प्रति लेखक की दृष्टि बराबर सजग रही। चारित्रिक विशेषताओं को उभारना उनका मकसद नहीं था। प्रस्तुत प्रहसन के मुख्य चरित्रों के रूप में महंत, राजा और गोवर्धन दास को रेखांकित किया जा सकता है। उनमें केंद्रीय चरित्र राजा मूर्खता, विवेकहीनता का प्रतीक है। राजा किसका प्रतीक है? तो मूर्खता और विवेकहीनता का प्रतीक है। जो महंत दास हैं वो विद्वान और विवेकशील पुरुष के प्रतीक हैं। और गोवर्धन दास लोभी का प्रतीक है। लोभी का प्रतीक है, सामान्य जन का प्रतीक है। ये भी व्यक्ति चरित्र न होकर वर्गीय चरित्र हैं। यही कारण है कि वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले उन प्रतीकात्मक चरित्रों में मानव चरित्र, सुलभ सहजता और स्वाभाविकता का समावेश न हो सका। दरअसल भारतेंदु की दृष्टि व्यवस्थाजन्य की विसंगतिपूर्ण स्थितियों पर टिकी रही। सोद्देश्य रचनाशीलता की वजह से ये चरित्र उद्देश्य सिद्धि के साधन भर बनकर रह जाते हैं। वर्णन चित्रों में अतिरंजना का सन्निवेश कहीं कहीं कथा को कमजोर बनाता है। लक्ष्मी सागर, वार्ष्णेय जैसे पुराने आलोचकों ने इसके पात्रों को निर्जीव कठपुतली पात्रों के रूप में देखा। निश्चित ही ये पात्र टाइप पात्र हैं। गतिशीलता और संघर्षात्मकता तीव्रों का उनमें अभाव है। वे द्वंद्व प्रक्रिया के भीतर से नहीं गुजरते, लेकिन व्यक्तिक विशिष्टताओं से ज़्यादा रचनाकार की दृष्टि युग सत्य के विडंबनात्मक पक्ष को उभारने में लगी रही। स्थितियों के भीतर अंतर्निहित व्यंग को तीक्ष्ण बनाने में पात्रों की उपादेयता असंदिग्ध है। संवाद योजना की दृष्टि से प्रस्तुत नाटक काफ़ी सफल रहा है। राज्य के साथ हुए संवादों की वक्रता, ध्वनित होता व्यंग उसकी मूर्खता, निकम्मेपन, विवेकहीनता को व्यक्त करता है। संवाद संक्षिप्त, प्रवाहपूर्ण और चुस्त है। विभिन्न पात्रों के बीच संवादों का प्रसंगानुकूल, तीव्र और आकर्षक बनाने में भाषा का योग महत्वपूर्ण रहा है। भाषा की वजह से बाजार का दृश्य जीवंत हो सका। नाटकीय और सजीव संवाद योजना में चुस्त, फुर्तीला भाषा का योगदान दर्शनीय है। गोवर्धन दास की भाषा, क्यों भाई बढ़िए, आटा कितड़े सेर, तो बनिया कहता है टके सेर। तो गोवर्धन कहता है और चावल, बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास कहता है और चीनी, तो बनिया कहता है टके सेर। छोटे और चुटीले संवादों में ध्वनि संयोजन और अर्थ संवहन की अद्भुत क्षमता है। अभिनेता ही सफल नाटक की कसौटी है। नाटकों की सार्थक प्रस्तुति का उद्देश्य को सामने रखकर भारतेंदु ने अभिनय नाटक रचे हैं। मतलब जिस नाटक का अभिनय किया जा सके सफलतापूर्वक, उसी को सफल नाटक हम मान सकते हैं। न केवल नाटकों की रचना की, वरन उन्होंने स्वयं नाटकों में हिस्सा लिया। सफल मंचन और अभिनय द्वारा उन्होंने अपने भावों को सहज ढंग से जनसामान्य तक संप्रेषणीय बनाया। रंगमंच और साज सज्जा की दृष्टि से अंधेर नगरी नाटक के प्रस्तुतिकरण में कोई विशेष कठिनाई नहीं है, क्योंकि इसका पूरा वातावरण यथार्थ जीवन का ही बिंब है। जीवन से संबद्धता के कारण जहाँ जैसे और जिस ढंग से इस नाटक को खेला गया उसने प्रभावित किया। नौटंकी की तरह यह खुले मंच पर भी खेला गया और बंद प्रेक्षागृहों में भी इसकी प्रस्तुति सफल रही। वस्तुतः नाटक का उद्देश्य जन सामान्य के मनोरंजन के साथ साथ वस्तु स्थिति का यथार्थ अंकित करना रहा है। इसलिए भारतेंदु का व्यंग और हास्य पैना और मार्मिक है। वह दूसरों पर निडर होकर फब्तियाँ कसते हैं। उनका उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, वरन अपने व्यंग्यशरों की मार से कुरीतियों और उनकी दाद देने वालों को निर्मूल कर देना भी है। उनकी प्रहसन कला का आधार यथार्थ जीवन का अनुभव, समाज सुधार का स्वस्थ दृष्टिकोण और अनाचार के प्रति उनकी घृणा है। प्रस्तुत प्रहसन में इस उद्देश्य की पूर्ति में रचनाकार सफल हुआ है।
छोटे छोटे सरस गीतों और हास्य भरे वाक्यों द्वारा वे जनता के भीतर राष्ट्रीयता के भाव को भर देना चाहते थे। पराधीनता की पीड़ा को गहराई से महसूस करने वाले भारतेंदु का मकसद सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं हो सकता था। समाज सुधार हेतु वे अपनी बात अलग अलग ढंग से नए तरीकों से प्रस्तुत करते थे। उनकी नाट्य शैली की यह खूबी थी। प्रस्तुत प्रहसन की नाटकोचित भाषा चरित्रों के भाव, विचार और क्रिया व्यापार के अनुकूल हैं। विषय के अनुरूप सरल, चपल और प्रवाहपूर्ण भाषा के बीच बीच में गीतों की योजना से नाटक में जीवंतता आई है। इन गीतों के माध्यम से अंग्रेजों की अर्थनीति और कूटनीति का सशक्त चित्र उभरा है। वस्तुतः नाटकों में गीति योजना यह भारतेंदु युग में संस्कृत नाटकों की परंपरा में जन्मी, क्योंकि संस्कृत के नाटकों में बीच बीच में श्लोकों की रचना अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। इसी परंपरा में गीतों की योजना के साथ नाट्य रचना प्रसाद तक चली। बीच के दौर में गीतों से हटने की प्रवृत्ति भी मिलती है, लेकिन यदि नाटक किसी मकसद को लेकर लिखा जाएगा तो विचार और भाव को गहराने के लिए आवश्यकता अनुसार गीतों का सन्निवेश भी होना चाहिए। ब्रेख्त ने भी नाटकों में गीतों का प्रयोग किया है। नाटकीय प्रभाव को घनीभूत करने के लिए यह आवश्यक भी है। आज नुक्कड़ नाटकों में भी ज़रूरत पड़ने पर गीतों का प्रयोग होता है, क्योंकि यह लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रभावी माध्यम भी रहा है। लेकिन इनका बाहुल्य रचना में नहीं होना चाहिए कि प्रवाह या कथ्य कमज़ोर पड़ जाए। अंधेर नगरी की भाषा बड़ी सक्रिय, जीवंत और रोचक है। छोटे छोटे चुस्त संवादों में भाषाई सहज तरंगे संपूर्ण वातावरण को झंकृत कर रंगमंचीय परिदृश्य को उजागर कर देती है। भाषाई लय का आवेग और उसकी व्यंजनात्मक क्षमता आकृष्ट करती है, कुरेदती है, मसोसती है, जागृत करती है। लोकधर्मी नाट्य चेतना और अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाट्य कृति के माध्यम से लोकधर्मी नाट्य परंपरा की स्वतंत्र पहचान सामने आई। भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक नाटक की दो परंपराएं मौजूद रहीं, लोकाश्रित और पुराणाश्रित। भारतेंदु संस्कृत की क्लासिकल परंपरा के साथ न जुड़कर लोकाश्रित भाड़ और प्रहसन वीथी वाली परंपरा के साथ खड़े हुए। आगे चलकर आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास के साथ ही लोक नाट्य शैली का विकास हुआ। कहना न होगा कि अंधेर नगरी में संस्कृत के लोकाश्रित रूप को मध्यकाल के लोक नाट्य परंपरा के तत्वों का भरपूर योग है। उधर उनके नाटकों में बराबर सामूहिक संस्कृति के तत्व गतिमान रहे। अपनी प्रतिभा, विवेचन शक्ति और स्वच्छंद प्रवृत्ति से विभिन्न नाट्य शैलियों के उपयुक्त तत्वों को अपनाकर एक समन्वित प्रणाली सामने लाए, जो जन रुचि के निकट और सामयिक स्थितियों से संघर्ष करते हुए खड़ी हुई। उसमें परंपरा के गतिमान तत्वों का सक्रिय सहयोग रहा। डॉक्टर सत्येंद्र तनेजा ने ठीक ही लिखा है कि लोक जागरण और लोक चेतना की भावना से अनुप्रेरित भारतेंदु की नाट्य दृष्टि और रंग परिकल्पना में लोकधर्मी चेतना है। इस कृति में कथ्य, शिल्प और अभिनयता हर स्तर पर लोक जीवन और लोक यथार्थ को अभिव्यक्ति मिली। निश्चित ही जन साहित्य में यह एक आदर्श नाटक है। भारतेंदु ग्राम जनता में जिस साहित्य का प्रचार करना चाहते थे, उसी का यह एक उदाहरण है। इसका व्यंग और हास्य उन सब लोगों के लिए भी है जो साहित्य के मर्म तक नहीं पहुंच पाते। कुजड़िन कहती है, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। चूरन वाले की कविता प्रचार की दृष्टि से सुंदर है। निस्संदेह पुरानी लोक संस्कृति के रूपों का राजनैतिक राष्ट्रीय चेतना के फैलाव के लिए सुंदर इस्तेमाल हुआ है। जन सामान्य कैसे इस अंधेर नगरी की विसंगतियों को खत्म करने की उत्कृष्ट इच्छा लिए हुए है, उसका यह कृति श्रेष्ठ उदाहरण है।
ग्राम्य जीवन के अनुरूप लोक कथात्मक शैली को अपनाना भारतेंदु का उद्देश्य था। लोक प्रचलित अंधेर नगरी चौपट राजा की कथा को लेकर उन्होंने उसमें नई जान डाल दी। चूरन वाले का पुकारने का अंदाज और नाद योजना अपने में बांधती है। भाषाई व्यंजना क्षमता अद्भुत है। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिसमें जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनके अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट में पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खात, सारा हिंद हजम कर जात। चूरन पुलिस वाले खात, सब कानून हजम कर जात। ले चूरन का ढेर, बेचो टका शेर। हजम कर जाने में कितनी अभिव्यंजना है। ऐसे स्थलों पर भी भारतेंदु की विलक्षण प्रतिभा का परिचय पाकर विस्मय होता है। पराधीनता की वेदना प्रकट करने का जहाँ भी अवसर मिला वे चूके नहीं। ग्रामीण जनता के मध्य इन छोटे छोटे शब्दों और पदों में हास्य का पुट देकर राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना उन्हीं का काम था। आज भी गांव में चना और चूरन इन्हीं गानों के साथ बेचे जाते हैं। सैकड़ों लोग उनके चतुर्दिक खड़े होकर इन गानों को सुनते और आनंद उठाते हैं। इस नाटक में ग्रामीण जनता ने आद्योपांत जितना हास्य विनोद पाया, उतना ही राष्ट्रीयता का पाठ भी अनजाने ही सीख लिया। अन्यायी राजा को अंत में टिकठी पर चढ़ाकर भारतेंदु जी भविष्य से भारतोद्धार की ओर संकेत भी करते हैं। अकेले इस नाटक ने जितना उपकार ग्रामीण जनता का किया, उतना कदाचित ही आद्यावधि किसी अन्य नाटक ने किया हो। ग्रामीण शब्दों की छटा देखिए। टिकस बोदा, चौपट नैनुआ, गैया, लकलक, बुम्बुक, भिक्षा। बड़े छिपे ढंग से लोक शैली में व्यवस्था के वैषम्यों पर आक्रामक वार भारतेंदु की वर्णन शैली की खासियत है। जन सामान्य के बीच प्रचलित शब्दावली को लेकर व्यंग्यात्मक तेवरों के साथ अपनी बात कह देना, जो पाठक को भीतर तक उद्वेलित कर दे, ऐसा अन्यत्र बहुत कम मिलता है। ग्रामीण समाज की नब्ज को भारतेंदु पहचानते थे। यही कारण है कि सरल, सहज और सुरुचिपूर्ण ढंग से कही गई बात भी भीतर तक बेंध जाती है। हास्य विनोद के बीच जन सामान्य की रुचि में परिष्कार सबके वश के बाहर है। स्पष्ट है, अन्य नाट्य शैलियों के साथ मध्ययुगीन रासलीला, रामलीला, नौटंकी आदि से जुड़ी लोक नाट्य शैली से भारतेंदु बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। लोक नाटकों से जुड़ी प्रस्तुतिकरात्मक पद्धति ने नाटक को जो गतिशीलता प्रदान की वह विशिष्ट है। एक के बाद दूसरे पात्र का बेझिझक तुरंत प्रवेश इसी कारण संभव हो सका, जिससे कथा की तीव्रता और गति बनी रही। लोक नाटकों की तरह इसमें पात्र एक साथ मंच पर प्रविष्ट होते हैं और एक साथ ही मंच से प्रस्थान करते हैं। इस प्रवेश प्रस्थान को भी विभिन्न निर्देशकों ने वर्णित ढंग से नहीं, वरन अपने ढंग से उपस्थित किया। इससे नाटक की उन्मुक्त लचीली प्रकृति का आभास होता है। इस प्रकार जनजीवन से संबद्ध यह नाटक विशिष्ट वर्ग हेतु नहीं लिखा गया। आम जन इसके केंद्र में है। लोक नाट्य की विभिन्न मुद्राएं, लोक वार्ता, लोक संगीत, लोक जीवन से घुला मिला है। लोक धर्मी नाट्य शैली के सन्निवेश के बावजूद यह कृति युगानुरूप लचीलापन, उन्मुक्तता और संगीत धर्मिता के लिए स्थान देती है। यह ऐसी विशिष्टता है जो नाटक को आज के परिवेश में भी उपयुक्तता प्रदान करती है। भारतेंदु के दौर में तो इस नाटक की अनेक सफल प्रस्तुतियां अपने सीमित साधनों के बीच हुईं, लेकिन आज विकसित टेक्निक के दौर में जब विभिन्न नाट्य निर्देशक अपनी अपनी कल्पनाशीलता के बल पर इसमें युगानुरूप विभिन्न रंगों से भर प्रस्तुत करते हैं, तो इसकी सार्थकता और बढ़ जाती है। वातावरण के चित्र को मिश्र ढंग से उकेरना उनकी प्रयोग पद्धति की विशेषता है।
6 दृश्य सभी के लोक रंगीय शैली में जीवंत अभिव्यक्ति ने अभिनेता के क्षेत्र को व्यापक बनाया। आंचलिक शब्दों के बीच तैरती ध्वनियाँ दर्शकों को हंसाती गुदगुदाती हुई जागृत करती हैं। बदलती युगीन चेतना और मंचन की दृष्टि से वे बराबर बदलाव लाते रहे। निश्चित ही उनका कथ्य शैली शिल्प लचीलापन और नवीनता लिए हुए है। संगीत में उन्मुक्त वातावरण के बीच कड़े रोचक और लचीले ढंग से एक खोखली मक्कार झूठ पर आधारित ठगने वाली न्याय व्यवस्था का खुलासा हुआ है। नेमीचंद्र जैन ने इस नाटक के यथार्थ बोध की लय युक्त क्रियात्मकता गतिशीलता को रेखांकित करते हुए लिखा। कथानक का ऐसा नाटकीय ढांचा बनाया गया है जिसमें यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का आकर्षक मिश्रण है। डॉक्टर सत्यप्रकाश सिन्हा, भारतीय जननाट्य संघ आदि अनेक व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा प्रयोगात्मक धरातल पर सफल प्रस्तुतियाँ रोचक कथावस्तु और लचीली रंग कला के सम्मिश्रण का परिणाम है। अन्याय के खिलाफ खड़ी अपने समय के सच को गहरे ढंग से आत्मसात करने के लिए यह कृति हर युग के लिए प्रासंगिक है। अंधेर नगरी की अब देखेंगे समसामयिक प्रासंगिकता। अंधेर नगरी की समसामयिक प्रासंगिकता देखेंगे हम। ठीक, नहीं तो यहीं तक रहने दिया जाता है। समसामयिक प्रासंगिकता कोई उतना ज़रूरी टॉपिक नहीं है। ठीक, जो पढ़े हैं बस वही सब मतलब बताया गया है, तो उसे हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक, हमने इसका नाट्य के कला के आधार पे हमने इसका परिचय मूल्यांकन कर लिया, जो कि महत्वपूर्ण था। हमें जानना था नाट्य तत्वों के आधार पे अंधेर नगरी का मूल्यांकन। तो हमने मूल्यांकन को पढ़ लिया, समझ भी लिया और अंधेर नगरी नाटक हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए नाटक के साथ। तो आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियो में।